अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइंड इट डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। हर हफ्ते मैं एक आप लोगों की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आता हूँ। रशिया में वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं। आज के दिन एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी मैं आपके लिए मजीद लेकर आया हूँ। मुदस्सिर साजिद साहब जो कि नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। 2021 के अंदर ये नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे। इन्होंने मास्टर इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो आज के दिन हम इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है रशिया के अंदर। उन्होंने सारा प्रोसेस अपना खुद ही कंप्लीट किया था। ओपन डोर स्कॉलरशिप रेसिपिएंट होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी अचीवमेंट अपने रशिया के अंदर किए हैं। तो आज के दिन हम इनसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच मुदस्सिर साजिद साहब, आपकी कीमती टाइम का अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सर साजिद है और मैं जो हूँ पाकिस्तान हरीपुर से आया हूँ, नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी। और मैं 2021 में आया था मास्टर्स इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के लिए, जो कि ओपन डोर के थ्रू थी स्कॉलरशिप। और आज जो है वो मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से तो मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ और उसके अंदर मैंने हम्म। मुख्तलिफ आप लोगों को जो है एक सक्सेस स्टोरीज ये आप देख सकते हैं सजेशन के अंदर। अब तक मैंने 2 स्टूडेंट्स कवर कर लिए हैं जो कि ओपन डोर स्कॉलरशिप के साथ साथ आ चुके हैं और ये थर्ड स्टूडेंट हैं। तो आज के दिन हम जानेंगे कि इनकी ओवरऑल जर्नी कैसे रही। ओपन डोर स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद इन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इन शॉर्ट जब हम रशिया के अंदर अपनी स्टडीज के लिए आ रहे होते हैं। मुदस्सिर साहब, आप मुझे ये बताइए, जब आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप का नाम आ गया तो ये जो हॉस्टल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपनी अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हैं, और ये सारी चीजें कौन से मंथ के अंदर स्टार्ट अमूमन हो जाती हैं? अ, असल में जो आपकी अकोमोडेशन है वो डिपेंड करती है, वो वेरी भी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो सही है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रोसेस है, वो उससे आपको गुजारते हैं। अगर मैं हम्म। बात करूं एनएसयू की, नवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो हम्म। इन्होंने जो है वो हमें सितंबर में, क्योंकि उस टाइम जो है वो कोविड चल रहा था, तो यूजुअली क्लासेस जो है वो सितंबर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन सही है। हमारी अक्टूबर से हुई थी। तो ये आपको तकरीबन जो क्लासेस से एक मंथ पहले आपको इंटरनेशनल ऑफिस आपका कांटेक्ट करता है, जैसे एनएसयू वाले, इनका ये प्रोसेस है। और ये आपको कहते हैं, ये आपको एक फॉर्म भेजते हैं डॉर्मेट्री का, हॉस्टल का, जो आपने फिल करके अपना सिग्नेचर करके इन्हें भेजने होते हैं। इस तरह आपकी जो है वो स्लॉट बुक हो जाती है। और ये यूजुअली आपका डिपार्टमेंट करता है, जिस तरह मेरा जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो आपको अलॉट करता है। इसमें हॉस्टल वालों का कोई वो नहीं होता। आपका डिपार्टमेंट जो आपको रूम नंबर अलॉट करता है, आप हॉस्टल में जाते हो, वो आपको रूम नंबर मिल जाता है। तो एनएसयू का मतलब बड़ा ईजी था। मुझे ऐसा सच इसमें कोई मसला देखने को नहीं मिला। मतलब इजीली आके पहले दिन मैं आया हूँ, मैं अपने रूम में आ गया था। एनएसयू की अगर आप रैंकिंग देखें तो ये बेहतरीन रैंकिंग के अंदर आती है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखें या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन देखें, जो आपके पास इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही है। एनएसयू ओवरऑल रशिया के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है जिनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च वर्क और बड़ी तादाद के अंदर अब तक साइंटिस्ट ये लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं जो कि दुनिया भर के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और उसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इन शॉर्ट साउथ एशियन स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि आपने जैसे हॉस्टल के बारे में बताया, तो ये हॉस्टल की ऑलमोस्ट ही फीस क्या होती है? यूजुअली जो पूरे ओवरऑल रशिया में जो आपकी डॉर्मेट्री फी है, स्पेशली जब आप स्कॉलरशिप पे आ रहे होते हो, वो आपकी 600 रबल से 1500 रबल्स के दरमियान होती है। जैसे कि एनएसयू की जो है वो 1200 रबल्स है, 1200 रबल्स, तो मतलब चीप होती है। आपके ये आपको जो स्टाइपेंड मंथली मिलता है वो कम मिलता है, लेकिन आपको उस स्टाइपेंड से आपकी जो है अकोमोडेशन कवर हो जाती है। ये क्या सिंगल रूम होते हैं या फिर ये शेयर्ड होती है? जो स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैचलर्स की जो होती है वो आपकी शेयर्ड होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स आपके रूम में होते हैं, मतलब एक आप होते हैं और एक आपका रूममेट होता है। आपको सिंगल भी मिल सकती है, डिपेंड करता है आप मतलब आप कोशिश करते हो, आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है। लेकिन जो आपका पीएचडी होता है, वो आपको हर बंदे को एक सेपरेट रूम मिलता है, सिंगल रूम मिलता है। लेकिन एमएस और बीएस पे आपकी शेयर्ड होती है, आपका एटलीस्ट एक रूममेट होता है आपका। अगर स्टिल मैं ये डिपेंड करता है हम्म। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे मॉस्को में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एक रूम में 3 बंदे भी रह रहे हैं। एनएसयू की बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे वो बैचलर्स हैं चाहे मास्टर्स हैं, वो 2 बंदे हैं। लेकिन कुछ रूम्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब सिंगल होते हैं, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वैलिड रीजन देनी होती है, तो वो आपको दे देते हैं, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू। और मुश्किल वो नहीं है। थोड़े कॉस्टली भी होते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। मतलब जो ओवरऑल आपकी जो अकोमोडेशन है उससे आपको मतलब कुछ ख्याल में भी 20% आपकी ज्यादा होगी। इतनी इतनी मतलब कॉस्ट नहीं आती है। मतलब अगर आप सिंगल रहना चाहते हो, ज़ाहिर है, आप जब आप एक चीज को एंजॉय करना चाह रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
जैसे कि आपने कहा कि 600 रूबल्स, ये तो बहुत ही कम कॉस्ट है। और जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रशिया जाता है पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ा एक मसला ये आता है कि अकोमोडेशन का। तो आप जरा ये देखें, 600 रूबल्स तो कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम 600 रूबल्स को मल्टीप्लाई बाय 3.5 भी करें, तो आपके सामने ये डिटेल्स आ रही हैं। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी लेस एक्सपेंसिव, और ये है कि आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। जितने भी हॉस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी खुद अरेंज करके देती है। तो एक पहला सबसे बड़ा जो हर्डल आता है बच्चों का, कि हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, हमें जो हीटिंग या फिर एक्सपेंस का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। यूरोप में आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं मिलती। वेस्टर्न यूरोप, यूरोपियन यूनियन बहुत महंगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुदस्सिर, मुझे एक बात बताइए कि ये लोग आपको कुछ फूड भी प्रोवाइड करते हैं क्या, या फिर आपको खुद बनाना पड़ता है? फूड प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये आपको एक सेपरेट किचन देते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक डोम में हर फ्लोर पे 3 से 4 किचन होते हैं। 5-6 रूम्स के साथ एक किचन को उन्होंने टच किया होता है। मतलब 5 से 6 कमरे के जो जितने भी लोग हैं वो एक किचन में पकाएंगे। तो आप अपने जो है वो क्रॉकरी आप पाकिस्तान से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। बहरहाल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से लो, वहाँ से आपको चीप पड़ेगी। तो आप जो है अपना जो है वो सामान लेके आप कुक कर सकते हो और अपना खाना पीना एंजॉय कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स एक बहुत ही वार्म टेम्परेचर होता है, लेकिन रशिया में बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। रशिया में 8 मंथ्स तक जो है सर्दी पड़ती है, और उनकी सर्दी ऐसी होती है कि वो -20 -30 तक चला जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, रशिया के अंदर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हम्म। हैं, क्लोथ्स होते हैं, ये हम कहाँ से बाई करें, और मतलब ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी? किस किस्म के कपड़े हमें यहाँ पर लेकर आने चाहिए? शाहजेब भाई, जो आपका ड्रेस है वो नॉर्मल जो आप पाकिस्तान में पहनते हो, मतलब जो आप जीन्स वगैरह शर्ट्स हैं, आप इनर्स ले लो जो आपको नीचे पहनने के लिए, क्योंकि जो आपका मोस्टली टाइम है वो आपका आपकी डॉम में गुजरता है। आपकी यूनिवर्सिटी हर जगह हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जो आपको मतलब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जाने तक, मार्केट जाने तक, वो आपका टाइम होता है। उसमें आप एक जैकेट ले लें, मोटी सी जैकेट में। आज आई थिंक एक जैकेट मोर देन एनफ है आपके 2 सालों के लिए। अगर आप वहां से लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। रशिया में आपको एक जैकेट जो है वो पड़ेगी 2500 3000 रबल्स में, एक अच्छी जैकेट जो कि आपके 2 साल इजीली उसमें पास हो सकते हैं। वो खराब भी नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। एक जैकेट यहाँ पे काफी है। एक शूज होने चाहिए जो बड़े मतलब लॉन्ग शूज जिसको आप कह सकते हो। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ड्रेस जो पाकिस्तान में है वो इधर भी चल जाता है, क्योंकि आप इनर यूज करते हो। तो उसको यूज करके आप जो है सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि जो बाहर ठंड होती है वो कुछ टाइम की होती है। आप इधर उधर जब वॉक कर रहे हो तो आपको उतना ही टाइम होता है। मोस्टली टाइम आपको यूनिवर्सिटी में गुजरता है, आपको डॉर्मेट्री में गुजरता है। वहाँ पे जो है वो हीटिंग सिस्टम है, मतलब रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो आपका टाइम अच्छा गुजर रहा है। तो कोई भी बंदा जो ये सोचता है कि बहुत ठंड है, तो ये मतलब सर्दी बर्दाश्त हो जाती है। अगर मैंने कर ली है तो सब कर लेंगे। मतलब मैं शुरू बचपन से अस्थमा भी था, लेकिन फिर भी जो है वो सरवाइव कर गया हूँ। तो सब कर लेते हैं, माशाल्लाह, कोई ऐसा में बड़ी बात है मुश्किल सर। नहीं है मेरे हाथ। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं नीचे आता है, -5 पे आ जाता है, फिर प्लस में आना शुरू हो जाता है। मतलब गुजर जाता है। ये आपको इंडोर एक्टिविटीज देते हैं, आप वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती। सच कुछ टाइम आपको आगे लगता है आप डिप्रेस हैं, आप तंग हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम आपका अच्छा गुजर ही जाता है। जब हम रशिया आते हैं तो हमें ऑफ कोर्स अपने साथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेकर आनी होती है, ताकि हम्म। हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस हो जाए। और इमिग्रेशन के अंदर भी ऑफ कोर्स हमें शो करना होता है कि देखो, ऑल्दो हमारे पास स्कॉलरशिप है, लेकिन ये है इसके साथ साथ मेरे पास इतने पैसे भी मौजूद हैं कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर लूंगा, मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शो करना होता है कि आप सिंपल पढ़ने की वजह से आए हो यहाँ पर। तो रशिया के अंदर हमें हम्म। कौन सी करेंसी पाकिस्तान से लेकर जानी चाहिए, और कहाँ से इजीली ये एक्सचेंज हो जाए? जो करेंसी है वो प्रेफरेबल है, मैं तो यही कहूँगा यूएस डॉलर्स, क्योंकि यूएस डॉलर्स यहाँ पे आपको इजीली मतलब चेंज हो सकते हैं। आप यूरोस भी सही है। ला सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अगर डॉलर्स हो तो ज्यादा बेहतर है। और अब ठीक है। एटलीस्ट जब आप पहली दफा एज स्टूडेंट आ रहे हो, एटलीस्ट आपके पास पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टार्टिंग में काम करने होते हैं। आपने इंश्योरेंस बाय करनी होती है, आपने कुछ शॉपिंग भी करनी होती है। तो मेडिकल। स्टूडेंट्स को मैं ये मेडिकल भी करना होता है। तो आप स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ एटलीस्ट 2-2.5 लाख रुपए अपने साथ लेके आओ, लेकिन यूएस करेंसी में लेके आओ। यहाँ पे इजीली आपकी चेंज हो जाएंगी और आपको रबल्स मिल जाएंगे। और फिर कुछ ऐसी सोर्सेज भी हैं, पाकिस्तानी लोग जो मॉस्को में काम कर रहे हैं, वो आपको, अगर आप उनको चाहते हो कि आप डॉलर्स नहीं लाना चाहते, तो वो आपको पैसे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को लिंक करवाया है कि वो पाकिस्तानी पैसे उन्हें देते हैं, वो उन्हें रबल्स दे देते हैं। तो यहाँ 2 साल मैंने तो इसी तरह गुजारे हैं, जो मुझे घर से पैसे मिलते थे।
मैंने इस तरह चेंज किए। अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पीकेआर में लेकर होते हो और फिर वहां पे आपको रूबल दे देते हैं, कोई इतना मसला नहीं है फिलहाल। स्टूडेंट्स में चलता है ऑफ कोर्स, कोई दूसरा बच्चा जो है वो पाकिस्तान जा रहा हो, उसको पाकिस्तानी कैश की जरूरत हो, तो पाकिस्तान में तो रूबल चेंज नहीं हो सकता। करेंसी तो यही है कि आप यहाँ पर यूरो लेकर आ जाइए। आपके पास अगर कहीं से रूबल मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। आप युवान भी लेकर आ सकते हैं सर। चलता है युवान यहाँ पर करंटली? नहीं, युआन नहीं चल रहा है, काफी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा डॉलर्स और यूरोज, ये दोनों करेंसी आप ही चलेंगे यहाँ पे। सर मुझे एक बात बताइए, यूनियन पे का जो डेबिट कार्ड बनता है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये यहाँ हम्म। पर यूजेबल है? इस चीज पे काफी बहस चली थी, काफी स्टूडेंट्स ने यूनियन पे के थ्रू करना चाहा था, लेकिन मेरे से ये भी वो नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। कुछ चाइनीज लोग हैं, उनके पास है, उनके कार्ड्स चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के नहीं चलते यहाँ पे, एक्सेप्ट नहीं अच्छा, करती है टीएम। जी। ठीक है। जो करेंसी हम लेकर आते हैं, एक्सचेंज कहाँ से अच्छा मिल जाता है, एक्सचेंज रेट? यूजुअली जो होता है, जैसे एनएसयू की बात करूं तो आपकी यूनिवर्सिटी के करीब कोई भी शॉपिंग सेंटर होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। जी, आप कह लो, आपको यहाँ इनका जो बैंक है सदर बैंक, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन सदर बैंक से भी अच्छा रेट आपको इन करेंसी एक्सचेंजर से मिल जाता है। जो आपकी आप जिस एरिया में जाते हो, आप सर्च करते हो, आपके करीब ही कोई ना कोई लोग बैठे होते हैं एक्सचेंजर्स, आपको वहां से इजीली मिल जाता है, मतलब कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये लोग भी डॉलर्स की उसमें बैठे होते हैं, इन्हें भी डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, आपको इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं पैसे। जब हम पाकिस्तान से रशिया रवाना हो रहे होते हैं तो सबसे मेन एक्सपेंस हमारा पाकिस्तान के अंदर जो होता है ना, वो होता है हमारी फ्लाइट एक्सपेंस। तो ओवरऑल मुझे बताइए कि फ्लाइट का टिकट कितने तक का लगता है, और ये है कि फ्लाइट कौन सी प्रेफर्ड करनी चाहिए हम लोगों को? शरीफ भाई, स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे होते हैं, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप चीप चीप से चीप फ्लाइट की तरफ जाएं। तो जो चीप फ्लाइट्स, मतलब मैंने 3-4 दफा ट्रेवल किया है इन 2 सालों में, पाकिस्तान भी गया हूँ, वापस भी आया हूँ। तो फ्लाई तो बड़ी चीप है, एयर अरेबिया चीप है, मतलब ये आपको इनकी चीप फ्लाइट मिल जाती है स्टूडेंट्स के मुताबिक। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि जो अच्छी फ्लाइट्स भी होती हैं वो भी नीचे आ जाती हैं, तो आप मतलब आपकी अपनी क्लासेस को देख के 1 महीना पहले आप अपनी क्लास बुक कर लो फ्लाइट। मतलब अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने 1 सितंबर को ही रशिया पहुंचना है। ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है, आप अक्टूबर में भी आ सकते हो। तो अपनी फ्लाइट इस तरह बुक करो कि आपको चीप मिल जाए। तो फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, ये चीप फ्लाइट है जो कि नोवोसिबिर्स्क भी आती हैं, मॉस्को भी जाती हैं, और बाकी सिटीज भी, मतलब मॉस्को ज्यादातर आती हैं। फिर आप अगर आप बाकी सिटीज जाते हैं, जैसे टॉम्स है या कजान जाना होता है आपने, तो आप लोकल फ्लाइट लेके भी जा सकते हो। बिल्कुल। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो फ्लाई दुबई चीप जो है, एयर अरेबिया चीप है, तो ये चीप फ्लाइट है, आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी फ्लाइट्स महंगी हैं, एमिरेट्स कह लो, कतर कह लो, वो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी इतने कम बिल्कुल टाइम में, 1 मंथ की ड्यूरेशन में। ठीक है, ऑफ कोर्स कनेक्टिंग होती है, जैसे फ्लाई दुबई की बात कर लो तो दुबई के थ्रू आती है, एयर अरेबिया शारजा के थ्रू आती है। बाकी बाकी टर्किश दायरत, टर्की, कतर, कतर के थ्रू, तो सही है। जैसे जो जिस कंट्री की एयरलाइन है उस कंट्री लेओवर्स। के थ्रू होता है, ले ओवर्स हो। ओके ओके, तो जैसे कि पाकिस्तान से अगर कोई रशिया जा रहा है तो उसका लेओवर पहला पड़ेगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर अगर कोई पेगासस से या फिर टर्किश एयरलाइन से जा रहा है तो यहाँ से इस्तांबुल उसका पड़ेगा। फिर उसके बाद वापस वो रशिया जाएगी, मॉस्को रशिया में। फिर उसके बाद वो रशिया में मॉस्को चले जाएगी या फिर हम्म। सेंट पीटर्सबर्ग चले जाएगी। तो इस तरीके से लेओवर्स होते हैं। तो हम्म। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है कि मल्टीपल लेओवर्स या फिर स्टॉप ओवर्स पड़ सकते हैं आपके। तो सर जब आप यहाँ पर लैंड हो गए थे, सॉरी, जब आप यहाँ पर लैंड हो गए थे तो ऑफ कोर्स एयरपोर्ट के अंदर कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस गया था जब आप मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थे। जी, इसमें यह है कि आपके पास पहले तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपके पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आप लीगल वे से आए हो, ठीक है, आपने बिल्कुल पजल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। वो जो जो चीजें मांग रहे हैं, आप सब डॉक्यूमेंट्स उनके सामने दें, उनको पासपोर्ट दे दें, अपने यूनिवर्सिटी का लेटर दे दें, अपना वीजा दिखाएं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। कुछ क्वेश्चंस वो करते हैं, आपका समटाइम मोबाइल भी चेक करते हैं, तो मतलब हम्म। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। स्पेशली जो लोग पहली दफा ट्रैवल करके आते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लीगल वे से आए हो। कुछ टाइम लगता है, 20-25 मिनट भी लग जाते हैं, फिर आपको वो छोड़ देते हैं। तो ये उनका एक चेक करना लाजमी होता है, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं कि कोई भी बंदा अननोन आ रहा है, पहली दफा आ रहा है, तो वो चेक करना लाजमी होता है। तो मेरे हाथ से इसमें आज सच कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और आपको वो छोड़ देंगे। दैट्स इट। कुछ सवाल वगैरह पूछते हैं, ये आपका जी, पर्पस ऑफ विजिट क्या हुआ, कौन तुम्हें ऑफ सपोर्ट कोर्स करेगा? पूछते हैं आपके
कहाँ जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस कोर्स में जा रहे हो, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये चीजें वो पूछते हैं। पर्पस उनको ये तो पता है आप स्टडी के लिए आए हो, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आगे क्या करोगे मजीद। मतलब फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो इधर रुकोगे, इसके बाद नहीं रुकोगे, पीएचडी करोगे, तो मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस वो आप पे फेंकते हैं। वो जस्ट आपको मतलब वो चेक करना चाह रहे हैं, बस वो एज सुन एज पॉसिबल वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बच्चा मतलब वो ठीक है बंदा, तो वो छोड़ हम्म। देते हैं। मोस्टली उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि समटाइम आपकी जो यूनिवर्सिटी को आप अपना भेजते हो, आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उनको नाम भेज चुकी होती है इमिग्रेशन को, आपकी डिटेल्स ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ 10-15 मिनट के लिए बिठाते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि नॉर्मल है। लेकिन आपकी डिटेल्स ऑलरेडी एयरपोर्ट के पास होती हैं, कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ईमेल आई होती है कि ये हमारा स्टूडेंट आ रहा है, इस कंट्री से आ रहा है, इस वीजा नंबर पे आ रहा है। तो इसमें भी इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं मुश्किल कोई चीज़ है। कॉन्फिडेंट रहे, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विद इन मिनट्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको एक हैक बताऊंगा बहुत आसान। ये है कि आप आई कांटेक्ट उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, कि जो भी आप, मिसाल के तौर पर अपना पर्पस ऑफ विजिट है आपका, आइदर यू वांट टू कम ओवर हेयर फॉर अ पर्पस ऑफ स्टडीज, फाउंडेशन कोर्स की नहीं आए हुए हो, या फिर आप जो है एक्सचेंज प्रोग्राम की नहीं आए हुए हो, तो फुल आई कांटेक्ट में रहकर आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनको शो करनी है। मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, और ऑफ कोर्स एक हेजिटेशन भी होती है, क्योंकि हम लोग तो इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो बिल्कुल। पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इमिग्रेशन क्रॉस करने का। तो यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ऑफिस जो होता है वो हर तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करता है हर स्टेप के अंदर। तो जैसे इन्होंने भी इस बात की इंडोर्स करा कि यस, ये लोग जो हैं इनसे कांटेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी होता है ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं क्लियर, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है, जब आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखें। अक्सर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स भी देखे हैं, वो अपना पासपोर्ट गुम कर देते हैं पजल हम्म। होके का कंफ्यूज होके। तो काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनका खास ख्याल रखें, प्रॉपर वो फाइल में होने चाहिए आपके पास, हम्म। फोल्डर में होने चाहिए। तो अब ये एग्जैक्टली। ना आप अपना पासपोर्ट गुम कर दो, तो ये चीज़ें आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना है जब आप खुद को उनके सामने पेश कर रहे होते हो। बिल्कुल, एक लैपटॉप वाला जो बैग होता है ना, मैं तो आप लोगों को सजेशन ही कहूंगा कि एक छोटा बैग अपने साथ रखिए। उसके अंदर फोल्डर्स बने हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के और फोटो कॉपी के, और जो भी आप, अगर वो आपसे पूछते हैं कि भाई ओपन डोर स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर दिखाइए, तो फिर आप उनको फौरन दिखाएंगे। आप प्रूफ ऑफ, अगर आपसे अकोमोडेशन पूछें, तो जो भी आपकी और इंटरनेशनल ऑफिस के दरमियान कोलैबोरेशन हुई है, आप वो दिखा दें। और पासपोर्ट मांगे तो वो तो ऑफ कोर्स आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कहूंगा कि भाई एक अपने साथ बैग रखो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हों। ऐसा ना हो कि आप जो है वो अपने लैपटॉप वाले बैग के अंदर अपना पासपोर्ट रख दो, बोर्डिंग पास उसमें रख दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह ही है। अपना डॉक्यूमेंट्स का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम्म। डॉक्यूमेंट्स गुम नहीं करने, जो कि क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हो, आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स ही हैं। बिल्कुल सही बात है, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीजा रेशो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊं, रशिया का ओवरऑल 100% है। अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, किसी बंदे का मैंने नहीं सुना जिसका वीजा रिजेक्ट होया हो। बैंक स्टेटमेंट भी बहुत कम है इनकी, और आप लोगों को इतनी कम एक्सपेंसेस पर अकोमोडेशन दी जाती है। 600 रूबल्स, चले 1000 रूबल्स भी अगर हम लगाते हैं, तो पाकिस्तानी 3500 रुपीज बनते हैं। कैन यू इमेजिन इट, पाकिस्तान में 3500 का कोई आपको अकोमोडेशन मिलती है, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ें या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं। तो आई बिलीव ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को जरूर ग्रैब करना चाहिए। शज़ेब भाई, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो इतनी चीप अकोमोडेशन और इतनी अच्छी अकोमोडेशन, किचन डेली इसको साफ करते हैं, आपका रूम आपका और दूसरे दिन आके साफ करते हैं, आपका वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं। ऊपर से आपको जो बेड की जो बेडशीट है वो चेंज करके हर हफ्ते देते हैं, आपको पिलो टॉवल चेंज कवर। करके देते हैं, बिल्कुल। पिलो कवर्स, ये सब चीजें आपको मतलब इतने कम पैसों में पाकिस्तान में ये आपको चीजें नहीं मिलती, और इतने कम बिल्कुल। पैसों में आपको इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल वो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको कोई मसला ना हो हॉस्टल में। सही बात है। बिल्कुल, जब भी रशिया का जो लिटरेसी रेट है वो क्लोज टू 98% है, तो अच्छी बात है ऐसी जगह पर जाएं और उस जगह का हिस्सा बने, मैं तो कहूँगा। रशिया के अंदर आपने NSU, नोवसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट करी, जबकि आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे? नोवसिबिर्स्क आप क्यों मॉस्को स्टेट भी जा करी, सकते ये थे, आप बताइए। कजान भी जा सकते थे, आप उरल फेडरल शहजेब भाई, यूनिवर्सिटी और नवोसुल सेंट स्टेट पीटर्सबर्ग भी यूनिवर्सिटी जा चूज सकते थे। करने का सबसे पहला था, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो मैं इंग्लिश में सही जाना है। चाह रहा था, जो पहला मेरा था। और सेकंड जो था, नवोसुल स्टेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग,
सही है। और जो ओवरऑल जो जियोलॉजी है वो एनएसयू में ही इंग्लिश में थी जब 2021 की बात है। तो जो मेरा बेसिक रीजन वो यही थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाकी सही है। मॉस्को भी जा सकता था, पीटर्सबर्ग भी जा सकता था, मतलब वो ज्यादा इंटरनेशनल सिटीज हैं। लेकिन मैंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इस वजह से इंग्लिश किया है कि मैं रशियन में पढ़ना थोड़ा मतलब हार्ड है, मतलब आप नो कर डाउट। लेते हो लेकिन मुश्किल होता है। तो इंग्लिश को भी मैंने प्रेफरेंस दी और मैं इस वजह से एनएसयू चूज की, जो मेरी अपनी वैलिड रीजन यही है, इंग्लिश की वजह से और रैंकिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रैंकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं ये यूनिवर्सिटी। तो सबसे अच्छी चीज यही है इसकी कि अगर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश मिल जाए तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वरना अदरवाइज यही होता है कि भाई 1 साल का फाउंडेशन कोर्स आपको करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी जो स्टडीज होती हैं वो रशियन के अंदर होती हैं। तो अच्छी बात है। आपने जैसे कहा कि आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है आपकी, तो कोई आइल्स वगैरह इनकी रिक्वायरमेंट है क्या करंटली? नहीं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस ये था कि आपकी जो बैचलर्स हो वो इंग्लिश मीडियम से हो। उसके लिए भी उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। बस इन्होंने कहा था कि इंग्लिश में कोर्स है, बस हम लोग आ गए थे। उनको पता था कि अगर वो बच्चा इंग्लिश चुन रहा है तो उसको आती होगी, मतलब आप बिल्कुल। कह लें कि मतलब यूरोप में जिस तरह वो मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, उन्होंने नहीं मांगा। चलेंगे, अच्छी बात है। अगर आपके पास आइल्स टोफिल नहीं है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट में सिंपल ये लिखा होता है कि आपने जो अपनी डिग्री कंप्लीट करी है ना वो इंग्लिश में करी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफेयर्स से आप निकलवा सकते हो। और अगर हम रशियन लैंग्वेज की जहाँ तक बात करें, यस, दो सबसे बड़े इश्यूज आते हैं बच्चे जब जा रहे होते हैं। नंबर वन ये है कि एक तो ये कोल्ड क्लाइमेट इनका भाई ने बता दिया, और दूसरा रशियन। तो ये है कि सर रशियन लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है तो रशियन कल्चर सेंटर जो कि कराची PECHS ब्लॉक 6 में वाक़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप लोगों को रशियन क्लासेस हम, सॉरी, एक मिनट, PCHS के अंदर रशियन कल्चर सेंटर जो कि पीसीएच रशियन कल्चर सेंटर जो कि PECHS कराची में मौजूद है, यहाँ पर आप रशियन क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग रशियन पढ़ाते हैं। नेटिव स्पीकर जो होती हैं, जो बाकायदा खुद रशियन टीचर होती हैं, वो आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगी। सारे मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मैं खुद करंटली वहाँ से पढ़ रहा हूँ, और इनकी जो फीस है करंटली, पहले 10,000 थी, अब 6,000 हो गई है। तो ये है कि ये लोग लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आप जरूर यहाँ पर आकर जो है क्लासेस लीजिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फॉर्म मौजूद है, आप वो फिल कर सकते हैं, हम खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जब हम रशिया पहुंच जाते हैं ना, तो इमिग्रेशन क्लियर हो गया, यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, इसके बाद हमें अगले दिन क्या प्रोसेस करने होते हैं इसके बारे में बताइए। शाहजेब भाई, इसमें जो है वो आपको यूनिवर्सिटी एक वॉलंटियर आपको प्रोवाइड करती है जो कि नेटिव स्पीकर होता है और जिसको इंग्लिश भी आती होती है। तो वो आपको हेल्प करता है, आपको बैंक लेके जाता है, आपका बैंक अकाउंट खुलवाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन करवाता है यूनिवर्सिटी में, आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करवाता है। और बाकी भी आपको जिस चीज़ की भी हेल्प चाहिए हो, शॉपिंग लेके जाना, मार्केट लेके जाना, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो बंदा आपको अपना कॉन्टैक्ट दे देता है। इस उसके बाद भी अगर आप उससे कोई चीज़ पूछना चाहें, वो आपको गाइड करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल ऑफिस आपको एक बंदा प्रोवाइड करेगा, वॉलंटियर, जो को आपको जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है सेटलमेंट में वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती होती, तो इस वजह से वो एक नेटिव स्पीकर होता है जिसको इंग्लिश आती होती है, आप उससे कम्युनिकेट करते हो, वो आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि हर स्टूडेंट को अकोमोडेट करे, और ये लोग हर बच्चे को अकोमोडेट करते हैं। इनके पास बड़ी तादाद के अंदर हर साल बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक डेडिकेटेड रिसोर्स इन सारे के सारे जो स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं ना उनकी नहीं रखी हुई है, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, और जो भी उनके प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पर जब आप पुलिस में आते हो, फिर आपकी इंश्योरेंस बाय होती है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, और आपका TRC जो बिल्कुल। भी आपका बनता है ना, वो सारी चीजें उसमें आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या ये बात सच है कि जब हम रशिया आते हैं तो इसी दौरान हमें क्या फिर से मेडिकल टेस्ट कराना होता है, जो कि हम पहले ऑलरेडी करा चुके होते हैं, वही टेस्ट हमें रशिया में करवाने पड़ते हैं? जी शाहजेब भाई, जब आप रशिया पहुंचते हो तो आपको कुछ टेस्ट, इसमें HIV जो मस्ट है, और आपका जो चेस्ट का स्कैन होता है, और कुछ ब्लड टेस्ट और होते हैं 3-4, जो कि जिनकी कास्ट NSU में जो नोवोसिबिर्स्क इसमें कास्ट जिनकी आती है 5,000 रबल्स के करीब। तो बाकी सिटी टू सिटी फिर भी डिपेंड करती हैं प्राइसेस, लेकिन ये जो 5,000 है,
तो आपको लगाना पड़ता है मेडिकल पे, फिर आपका एक पुलिस कार्ड बन जाता है आपके हेल्थ के बारे में, और वो 1 साल तक वैलिड होता है, और 1 साल बाद आपको फिर करना है। और ये रूल जो है वो ये 2021 जनवरी से ऑनवर्ड है, सॉरी 2022 जनवरी से ऑनवर्ड चल रहा है। होना भी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। देखें, जो आप मिसाल के तौर पर रशिया में आते हो, तो ये लोग जो है अपने हेल्थ के बारे में काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। और एक हेल्दी कंट्री होने के साथ साथ ये है कि वो लोग चाहते हैं कि हर तरीके से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये लोग बस मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं यहाँ पर हेल्दी अराइव हुए हैं या फिर नहीं। जो पहले मेडिकल टेस्ट आप कराते हो ना, वो एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी होती है, वो आपको शो करनी होती है, ताकि इनिशियली आपको पता चल जाए कि आर यू मेडिकल फिट और नॉट। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? उसमें नंबर वन आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपका HIV को होता है, नो HIV सर्टिफिकेट, नो TB सर्टिफिकेट और नो हेपेटाइटिस B and C। ये सारे के सारे टेस्ट करवाने होते हैं पाकिस्तान से। जब आपकी सारी की सारी पिछले प्रोसेस हो गए, तो अब ये रेजिडेंस परमिट का क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पर, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट का? शाहजेब भाई, जब तक आप स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लोग मास्टर्स के लिए यूजुअली आते हैं, तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वीजे पे होते हैं। लेकिन जब आप आपका डिग्री आपकी फिनिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे रहना चाह रहे होते हैं, तो वो टेम्पररी रेजिडेंस ले सकते हैं। उसके लिए भी कुछ ये है कि आपके पास अगर रेड डिप्लोमा है, इनके दो तरह के डिप्लोमे होते हैं, एक ब्लू डिप्लोमा है और एक रेड डिप्लोमा है। और रेड डिप्लोमा जो है वो आपका 4.75 GPA पे आता है। आपके पास अगर रेड डिप्लोमा है तो आप उस पे उसकी बेस पे आप टेम्पररी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। जब आप 6 मंथ रुकते हैं तो उसके बाद आप मजीद जब अप्लाई करते हैं तो आपको अगर कोई प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है या कहीं पे आप जॉब करते हो 1 साल तक, तो आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है 1 साल के अंदर अंदर। तो उसका ये है कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो टेम्पररी रेजिडेंस की तरफ जाते हैं जिनके पास रेड डिप्लोमा है। उसके अलावा अभी उन्होंने एक नया रूल पास किया है कि सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है, कि आप ब्लू पे भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लू डिप्लोमा पे भी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये है कि देखें, बहुत इजीली ये लोग जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी देते हैं, ताकि हर बच्चा जिसने तालीम यहाँ पर हासिल करी है, वो जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो। और ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजीली इनकी रेजिडेंस भी मिल जाती है। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जब स्टूडेंट यहाँ पर आता है, तो उसको हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी फील्ड वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें तो ट्रैवलिंग करनी होती है। तो ट्रैम हो गया, मेट्रो हो गया, या फिर माशरुत हो गया जो कि मिनी बस होती है, और इसके साथ साथ ट्रॉली बस भी होती है। तो इसके लिए जो है एस्टिमेटेड इनका ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट आता है? शहजेब भाई, इनका जो यूजुअली जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रॉली बस है, मशरूत का है, इनका इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। इवन कि आप 30 किलोमीटर भी ट्रेवल कर जाओ तो आपका हार्डली 60-70 रुपये आता है एक साइड का। सही है। तो यूजुअली आपको ट्रैवल करना नहीं पड़ता, आपकी हर चीज आपकी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही अवेलेबल होती है, आपकी डॉर्मेट्री, आपका बैंक, आपकी मार्केट। लेकिन हम्म। आप सम टाइम स्टूडेंट्स अगर ट्रैवल करना चाहें, किसी घूमने फिरने जाना चाहें, तो वो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि इतनी कॉस्ट नहीं आती। और मेट्रो के लिए जो है आपका एक कार्ड बनता है, स्टूडेंट ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है, उस पे आपका हाफ हो जाता है। और अगर हम मास्को की बात करें तो मास्को में मेट्रो है, ट्रेन जो चलती हैं, उनमें भी एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, आई थिंक 200-300 रबल्स का। उस पे जो है आप वो इजीली फ्री ट्रैवल कर सकते हैं मास्को में। सही। लेकिन वो फिर भी सिटी टू सिटी प्राइसेस वेरी करती हैं, लेकिन इतनी हाई नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ के मतलब नॉर्मल है, अफोर्डेबल है। ऑन एवरेज कितना खर्चा बैठता है इन टर्म्स ऑफ, अगर रूबल्स बात करें तो, एक महीने का चले? चले भाई, मैं अगर अपनी बात करूं, हम तो महीना महीना ट्रैवल ही नहीं करते, क्योंकि हमारी ये सब चीजें NSU के इर्द गिर्द ही मौजूद है, इसी इसी एरिया में। अगर हम कभी मास चले जाएं दूर, तो वो मतलब 200-300 लग जाता है अगर महीने का ट्रैवलिंग सही का। है। ये तो तो खैर बहुत अच्छा है। नवोसब स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको ट्रैवलिंग का भी कोई कॉस्ट नहीं है। ये मुझे बताइए कि ग्रोसरीज का क्या खर्चा ओवरऑल पड़ता है? क्या यहाँ पर हलाल फूड इजीली मिल जाता है? शायद भाई, आप जिस एरिया में रह रहे होते हैं तो आपके बहुत नजदीक, क्योंकि यहाँ पे आपके अलावा भी उज़्बेक लोग हैं, ताजिक लोग अच्छा। हैं, काजाकिस्तान से हैं, नाइस। मुस्लिम कंट्री से लोग हैं। बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है उन कंट्री से भी, तो आपको कोई ना कोई बंदा आपके करीब मिल जाता है हलाल, मतलब जो आप गोश्त लेना चाहें, चिकन लेना हम्म। चाहें। और बाकी जो ग्रोसरी है, वो उनकी जो फेमस मार्केट है, वो मरियारा हो गई, यर्शी हो गई, ये इनकी फेमस है, जो कि ऑल ओवर द रशिया चल रही हैं, चीप है। मतलब एक बंदे की अगर ग्रोसरी बात करूं, एक स्टूडेंट की
4 से 5 हजार या 6 हजार रुपये कह रहे हैं, बहुत हद कर दें। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूं तो आपका 20 से 25 हजार आपका खाने पीने का खर्चा है, जो कि बिल्कुल। आप पाकिस्तानी हॉस्टल में भी आप इतना खर्चा कर रहे होते हैं, तो इतना खर्चा नहीं है खाने पीने का। और पार्ट टाइम जॉब, ओह फक, इतना ठीक है, आप इसको कट कर लीजिए, हाँ, वो अभी तो पार्ट टाइम काटूंगा मैं, कर बिल्कुल इतना ही है। तो चलें अगले अब इसके बाद ना हम्म, मैं अटैच करता हूँ। ठीक है, इतना खर्चा नहीं है जितना आपने कहा उतना ही रखूंगा मैं, ठीक है। और आपसे मैं एक लिंक शेयर हम्म। करूंगा बनाने के बाद। ओके। तो जैसे कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपको ओवरऑल खर्चा बताया जाए तो क्या 10,000 रूबल इतना ही एस्टिमेटेड होता है वैसे आपका? शहजेब भाई, जो आपका मतलब, जो अगर बहुत हद कर लें तो आपका 10 हजार है, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं है यहाँ पे। सही कह रहे हैं और बिल्कुल, फिर भी जो देखें। आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं आपके लाइफ स्टाइल पे। अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल पीछे से गुजार के हैं तो फिर आपके लिए हम्म। 50 हजार रुपये भी कम है। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल। और लेकिन जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो मुझे पता है, एक मिडिल क्लास लोग आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए यही है, 10 हजार, 8 से 10 हजार मोर देन एनफ। आपको जो हाउसिंग भी इतनी सस्ती दी जा रही होती है तो इससे होता ये है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है ना वो काफी गिर जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप अगर यूरोप की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहां पर रहना। बट ये है कि यहाँ पर जो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडीज है ना वो भी कम है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। और आप पार्ट टाइम जॉब से बहुत इजीली गुजारा कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। पार्ट टाइम जॉब्स किस किस्म के बच्चे यहाँ पर कर रहे होते हैं और ऑन एन एवरेज उनको कितना पे मिल जाता है यहाँ पर? शरीफ भाई, जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं पाकिस्तान से, जो पहली पार्ट टाइम जॉब वो कोशिश करते हैं, वो डिलीवरी की होती है। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में आपको लैंग्वेज की जरूरत है, और डिलीवरी में आपको इतनी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। उसमें कुछ स्टूडेंट तो ये भी कह रहे हैं कि वो 15-20 हजार मंथली कमा लेते हैं, 25 हजार रुपये तक भी कमा लेते हैं मंथली काम करके डिलीवरी में। सही है। कुछ अगर मैं नवोसफिस की बात करूँ, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब उनको पर आवर जो है वो 140-150 रबल्स मिलते हैं, डिश वॉशिंग के और लोडिंग के। तो मतलब ये ऐसी जॉब्स हैं जो आपको बगैर लैंग्वेज के आपको इजीली मिल सकती हैं किसी भी सिटी में। लेकिन फिर भी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आप जब यहाँ पे आते हो, आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं। आप जो बाकी आप, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो ज्यादातर सेंट्रल एशिया की है। आपके बिल्कुल पास सही उज़्बेक बात हो है। गए, ताजिक हो गए, कजाक काजिक हो हो गया। गए, तो आप उनसे गपशप लगाएं। आप उनसे उनके थ्रू आपको कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं आपको जॉब मिल सकती है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन पर आवर वेजेस जो है वो 140-150-160 होते हैं। और बहुत सारी केसेस में मैं आपको बताता चलूँ, जितना मैंने अब स्टूडेंट से अब तक इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि 50,000 रूबल्स जो है वो केएफसी के अंदर भी बहुत इजीली लोग बना लेते हैं। उसके लिए फिर आपको काम भी करना पड़ता है, फिर आपको काम वो 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके 50,000 रुपये बनता है। तो बिल्कुल। आपने अपना वो बैलेंस, आपने अपनी स्टडी को भी बैलेंस रखना होता है, बिल्कुल। कि आपने स्टडी भी करनी है, क्योंकि मेन चीज जो है आपकी स्टडी है। बिल्कुल। और ये जो लेकिन फिर जब आपका समर ब्रेक आता है तो आप उसमें दबा के काम करो 3 महीने, तो आप जो है वो पूरे साल का खर्चा भी आप निकाल सकते हो उसमें से, तीन बिल्कुल महीने सही काम कह रहे हैं आप। करके। देखिए, मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जब एक स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए। उन तमाम हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए रशिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स जो है वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। वो कैसे? कि हर साल यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर बच्चे ओपन डोर स्कॉलरशिप में जाते हैं, जो कि बेस्ट टैलेंट होता है। रशिया उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करता है ताकि वो लोग अपने कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। और मैंने खुद बेहतरीन सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर देखी हैं कि यहाँ से एक बच्चा नॉर्मल बैचलर्स करके जाता है बाहर और वहां जाकर वो पीएचडी करके वापस आता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर पीएचडी करने की जो कॉस्ट ऑफ स्टडिंग और उसके साथ साथ जो ड्यूरेशन होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत लिमिटेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को बाहर भेज सकें और हर बच्चे को फैसिलिटेट कर सकें तो ओपन डोर स्कॉलरशिप में जरूर अप्लाई कीजिए। और उसके साथ साथ जो है एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप, जो कि मैंने पिछली मरतबा कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी जरा देखिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो कि यूरोप के अलावा भी एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आप अपने टैलेंट का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप, यूरोपियन यूनियन के हिसाब से। रशिया आपको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो वाइंड अप करने से पहले हम आपको इनसे पूछेंगे कि कोई एडवाइस दीजिए स्टूडेंट को जो बच्चे रशिया में पढ़ने जा रहे हैं।
शाहजेब भाई, एडवाइस से पहले एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। एक रशिया में एक और स्कॉलरशिप है, स्कूल टेक यूनिवर्सिटी है मॉस्को स्कॉलर में, टैग, बिल्कुल। जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। 40,000 आपका रबल का स्टाइपेंड है, आपको बिल्कुल। हेल्थ फिफ्टी इंश्योरेंस थाउजेंड फ्री है मैंने आपका। पढ़ा था, ये बात भी सच है, पीएचडी वालों को देते हैं तो 50,000 रूबल्स। पीएचडी को 85,000 अब उन्होंने कर ओ दिया है आपका। माशाल्लाह। राउंड ट्रिप आपका टिकट है, और मतलब आपको पीएचडी के बाद वहां पे जॉब मिल जाती है यूनिवर्सिटी में, और मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। और सेकंड, बहुत अगर ज्यादा। एडवाइस की बात करूँ तो मैं सब स्टूडेंट्स को कहूंगा, मतलब पाकिस्तान में फारग बैठने से बेहतर है आप इंटरनेशनल लेवल पे आके एजुकेशन हासिल करें। जब आप यहाँ से मास्टर्स करते हो तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन हो जाती हैं। फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, चाहे किसी कंपनी में जा रहे हो, चाहे आप पीएचडी के लिए जा रहे हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं पाकिस्तानी, जो कि मॉस्को से पढ़ के, पीटर्सबर्ग से पढ़ के, मतलब नोवोसिबिर्स्क से पढ़ के वो आज जर्मनी में बैठे हुए हैं। वो आगे दुनिया की हम्म। बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज मतलब खुल गई हैं। अगर वो पाकिस्तान में बैठ जाते, वो स्टेप ना लेते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आते, तो आज शायद वो भी पाकिस्तान में मतलब उधर के उधर ही रहते, आगे नहीं जा सकते। तो आपको सही। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, आपको स्टेप लेना पड़ता है। अब ये ना सोचें कि आपको मतलब ठीक है, मास्टर्स में आपको आपको जो पैसे या लिमिटेड आते हैं, लेकिन इसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, और आप उस चीज को बाद में आप प्राउड फील कर रहे होते हो कि जो 2-3 साल पहले मैंने स्टेप लिया था वो ठीक लिया था मैंने। हकीकत तो मैं में। सबको मोटिवेट करूंगा कि वो बिल्कुल आए, सही कह रहे हैं आप। अपनी अपनी स्टडीज यहाँ से करें, और इंशाल्लाह आपकी आगे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, रशिया में भी मिलेंगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। इस तरह मैं सम अप बिल्कुल। करूंगा, दैट्स ऑल। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जितना वक्त गुजरता है ना, आपकी एनर्जी भी उस हिसाब से ना डिप्लीट हो रही होती है। अगर आप बहुत ही कम एज के अंदर ना ये स्टेप ले लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से आप लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि अगर एक बच्चा जो कि बैचलर्स प्रोग्राम के लिए रशिया जा रहा है, उसकी लर्निंग की कैपेबिलिटी ना अलग होती है। तो आप रशिया को जरूर टारगेट करो। रीजन यार ये है कि सबसे कम बैंक स्टेटमेंट इसमें लगती है, वीजा 100% है। आज तक कोई भी बच्चे का मैंने अब तक वीजा रिजेक्शन नहीं देखा, कोई मैंने आज तक ही नहीं सुना कि किसी को डिपोर्ट किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वीजा के चांसेस 100% है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है इसकी, एजुकेशन भी अच्छी है। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जो है भाई ने पढ़ा है, आप कीजिए। इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि वो बैचलर्स पे बाहर आए, रशिया पे आए। जब आप बैचलर्स करोगे रशियन लैंग्वेज में, आप 5 साल में, 4 साल में इतने ग्रूम हो जाओगे, आपको मास्टर्स पीएचडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी प्लेट में जॉब आपके पास रखी होती है विद इन रशिया। हम्म। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जो ग्रूमिंग लेवल उनकी बैचलर्स पे होती है वो शायद मास्टर्स पे भी नहीं होती। तो अगर आपने स्टेप लेना ही है तो आप बैचलर्स पे आ जाएं। आपको आपको कोई इधर इतनी इतनी ज्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा इशू आता है। अदरवाइज ये जो मास्टर्स कर रहे होते हैं इनके लिए भी बहुत जॉब्स हो जाती हैं, लेकिन लैंग्वेज नहीं सीखते लोग तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मैंने सही कई बात है। लोग ऐसे देखे हैं, अफ्रीका से देखे हैं, वो उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है और वो यहाँ पे मतलब किंग है रशिया में। नो डाउट। उनके पास अब टेम्पररी रेजिडेंस है, उनके पास और जॉब्स ऑफर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल। बैचलर्स पे ज्यादा कहूंगा कि बैचलर्स पे आप आओ तो आप ज्यादा अच्छे रह जाओगे एज कम्पेयर टू मास्टर्स। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मुदस्सिर करंटली रशिया में मौजूद हैं और उन्होंने 2 साल गुजारे हैं अपने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है। ये ज्यादा अच्छी तरीके से जॉब मार्केट के बारे में जानते हैं और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानते हैं। तो असल चीज ये है कि देखें, आई नो टेम्परेचर ठंडा है और आपके जो है वो लैंग्वेज बैरियर का मसला आता है। इन दोनों का हम लोगों ने सॉल्यूशन दे दिया है। आप जो है रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको जो है वो तमाम मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे और इतना काबिल बना देंगे कि आप वहां पर जाकर बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और रशियंस के साथ बात कर सकते हैं। मैं इस तरीके का कंटेंट पोस्ट करता रहूंगा, तो यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं। कमेंट्स में फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। मैं अगर फ्यूचर में भी मुदस्सिर के साथ फिर से एक न्यू वीडियो बनाऊं उसके बारे में भी बताइए, तो मैं मिलूंगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।